अतीक की फरार बेगम शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता प्रयागराज में अपने देवर अशरफ के ससुराल में हो सकती है। इस बीच अतीक को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। अतीक ने साबरमती जेल से ही लखनऊ के बिल्डर को फोन से मैसेज भेजकर धमकी दी थी और पैसे की मांग की थी। अतीक की वो पर्चियां भी सामने आई जो वो चुनाव के वक्त वसूली के लिए इस्तेमाल करता था। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य के माफिया को चेतावनी दी। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है। बीजेपी के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार ने भी अपने भतीजे के बीजेपी में जाने की खबरों से इनकार किया है। उद्धव गुट ने अजित पवार से जुड़ी खबरों के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बीच एनसीपी के ही 3 विधायक माणिक कोकाटे, सुनील शेलके और अन्ना बंसोड़ खुलकर अजित पवार के समर्थन में आ गए हैं। तीनों ने कहा कि अजित जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के हुबली पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। पार्टी के अध्यक्ष हुबली के करीब मौजूद मठों का दौरा भी करेंगे। दरअसल जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने के बाद हुबली सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। शेट्टार हुबली धारवाड़ से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। गदग में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली की। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ ईडी केस में जमानत पर सुनवाई हुई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। इससे पहले 24 अप्रैल को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी। ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में हो चुकी है। उसी दौरान सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई थी। इस बीच जांच एजेंसी जल्द ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगली चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई की और सरकार से दोषियों की रिहाई की वजह पूछी। कोर्ट ने कहा, आज यह बिल्किस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइल पेश करने के भी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 1 मई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। अगली सुनवाई 2 मई को होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 11 महीने बाद एक बार फिर हलचल दिखी। शहर के जिलाधिकारी, विश्वनाथ मंदिर प्रशासन, पुलिस अधिकारी और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग एक साथ ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे और रमजान में वजूखाने के इस्तेमाल को लेकर बैठक की। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वजूखाने के इस्तेमाल की मांग की है। कल अदालत ने वाराणसी के डीएम को बैठक में बुलाकर आम सहमति से समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। अब अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी। वजूखाना फिलहाल सील है। पटना में बालू माफिया और उसके गुर्गों ने माइनिंग टीम पर हमला किया। हमलावरों ने जिला खनन पदाधिकारी और महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोपियों ने उन्हें घसीटते हुए लात घूंसों से भी पीटा। मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और डीजीपी को केस की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। खनन अधिकारियों पर हमले के बाद सियासत तेज है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के करीब है और न्यूनतम 22 डिग्री। राजधानी के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन लू के हालात है। बिहार में मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के ज्यादातर जिलों में पारा 42 डिग्री के करीब है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। उधर ओडिशा में सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक पारा लगातार चढ़ रहा है। भारत में एप्पल के पहले ऑफिशियल स्टोर की शुरुआत हो गई है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने मुंबई में तैयार किए पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर का दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। एप्पल का स्टोर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में बनाया गया है। एप्पल के अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं। दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम 2 बड़े सवालों से करेंगे।
जिनमें पहला सवाल यह है कि क्या उमेश पाल हत्याकांड में अब अगला एनकाउंटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का हो सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 61 कुख्यात अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है, उन अपराधियों का अब क्या होगा। लेकिन उससे पहले आज आप ये देखिए कि अतीक अहमद जैसे खतरनाक अपराधियों के लिए जेल एक सजा है या मजा है। हमारे देश में वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि अतीक अहमद को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी, आज हम उन सब की गलतफहमी दूर कर देंगे और बताएंगे कि अतीक अहमद जेल में रहते हुए कैसे व्यापारियों और बिल्डर्स को खुलेआम धमकी देता था और वसूली का काम करता था। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है हमसे आकर मिल लो। ये एक व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप पर कैसे उसने एक बिल्डर को धमकी दी थी, पूरा ये जो धमकी का टेक्स्ट है ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन इस तरह वो धमकाया करता था व्यापारियों को। आज हमें अतीक अहमद की एक व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें उसने गुजरात की साबरमती जेल में रहते हुए प्रयागराज के एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इस बिल्डर का नाम है मोहम्मद मुस्लिम, जो वर्ष 2007 तक प्रयागराज में रहता था, लेकिन बाद में अतीक अहमद के डर से यह बिल्डर लखनऊ शिफ्ट हो गया। और ऐसा आरोप है कि अतीक अहमद ने पिछले कई वर्षों में इससे करोड़ों रुपए की वसूली की है और अतीक अहमद ये वसूली चुनाव टैक्स के नाम पर किया करता था। तो इस बिल्डर को लगा कि ये प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट हो जाएगा तो ये अतीक के अत्याचार से बच जाएगा, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी क्योंकि अतीक लखनऊ तक भी पहुंच गया। आज हमें अतीक अहमद की जो व्हाट्सएप चैट मिली है ये 23 जनवरी 2023 की है। तिथि याद कर लीजिए, 23 जनवरी 2023 इसी साल की, जब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उस समय उसने जेल से इस बिल्डर को कई मैसेज भेजे जिनमें अतीक अहमद ने लिखा कि उसके बेटे ना तो डॉक्टर बनेंगे और ना ही वकील बनेंगे, और फिर वो ये लिखता है कि हिसाब तो होना ही है और वो जल्द ही हिसाब करना शुरू कर देगा। और इसी व्हाट्सएप चैट में अतीक अहमद ये भी लिखता है कि ईडी ने अब तक इस बिल्डर का पैसा सीज नहीं किया है, इसलिए अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद और असद अहमद ने इस बिल्डर को जो पैसा दिया हुआ है वो इस बिल्डर को तुरंत लौटा देना चाहिए। और इसी मैसेज में अतीक अहमद ये भी बता रहा है कि उसे ये पैसा चुनावों के लिए चाहिए। तो यहां इस चैट को पढ़कर ऐसा लगता है कि अतीक अहमद ने अपना पैसा शायद इस बिल्डर के पास रखा हुआ था और जब इस बिल्डर ने यह पैसा लौटाया नहीं तो अतीक अहमद उसे धमकी देने लगा। इसके अलावा इसमें चुनावों को लेकर जो बात लिखी गई है वो बात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन इसी साल जनवरी के महीने में बीएसपी में शामिल हुई थी और बीएसपी ने उसे मेयर के चुनाव में उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। यानी अतीक अहमद के पूरे परिवार में अगर कोई चुनाव लड़ रहा था तो वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन थी, और शायद इसी चुनाव में पैसा उसे चाहिए था कैंपेन करने के लिए, लोगों को रिश्वत देने के लिए, वोट खरीदने के लिए, और इसीलिए उसने ये व्हाट्सएप भेजा। और इसी व्हाट्सएप मैसेज में अतीक अहमद ने लिखा कि वो अभी मरने वाला नहीं है और वो आज भी एक्सरसाइज करता है, खूब दौड़ता है, बिल्कुल फिट है। और ये बात उसने 23 जनवरी 2023 को कही थी, लेकिन इसके 82 दिनों के बाद ही 3 लोगों ने पुलिस की हिरासत में ही, पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या कर दी। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आपने अतीक अहमद के बारे में सुना तो बहुत होगा, बहुत खूंखार था, लेकिन क्या आपने कभी उसकी धमकी देखी है? क्या उसकी धमकी सुनी है? वो लोगों को कैसे धमकाता था, और उसकी धमकी ऐसी होती थी कि लोगों की धड़कन रुक जाया करती थी। अब ऐसी ही एक धमकी आपको पढ़कर सुनाता हूं जिसे देखकर शायद इस बिल्डर की धड़कनें रुक गई होंगी। तो अतीक अहमद कह रहे हैं कि लड़के न डॉक्टर बनेंगे न वकील बनेंगे और सिर्फ हिसाब होना है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। जहां तक आपका घर है कोई जान मारने लायक नहीं है, लेकिन इसका मतलब, ये थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में उसने लिखा है, शायद वो कह रहा है कि जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम, ये 3 लोग, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग पीठ पर मार नहीं खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं,
आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो किया नहीं। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं। आपके घर ने अपनी किस्मत और अकल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दो। वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। फिर आगे अतीक अहमद लिख रहा है, कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है हमसे आकर मिल लो। अतीक अहमद। फिर नीचे लिखा है साबरमती जेल अहमदाबाद। तो बता रहा है कि तुम मेरे, ये शायद बिल्डर अतीक के बेटे को कह रहा था कि मेरे ऊपर ईडी की रेड पड़ गई और सारा पैसा ईडी ले गया। और अतीक अहमद ये कहता है कि मैं जानता हूं ईडी ने तुम्हारा पैसा अभी तक नहीं लिया है, बेहतर है कि ये पैसा दे दो। इसका मतलब क्या है? अतीक अहमद का बहुत सारे व्यापारियों से, बिल्डर से पैसे का लेन देन होता होगा। कभी वो फिरौती में इनसे पैसा लेता होगा और कभी इन बिल्डर्स के पास अपना काला धन रख भी देता होगा। और इस मामले में ऐसा लगता है कि वो इस बिल्डर से पैसा वापस मांग रहा है और धमकी दे रहा है। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि 23 जनवरी 2023 को जब वो अहमदाबाद जेल में बंद है, बड़ा सवाल यह है कि जब वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो वो मोबाइल फोन से व्हाट्सएप पर यह मैसेज कैसे भेज सकता है? इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। और यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है या जेल से बाहर है। वो जेल में भी वैसे ही रहते हैं जैसे अपने घर में रहते हैं और जेल से ही अपना पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि इन्हें जेल की सजा हो गई, असल में ऐसे लोगों के लिए सजा नहीं होती, बल्कि ये वहां मजा करते हैं। तो ये बात इससे साबित हो जाती है कि जेल में भी इसके पास फोन रहा होगा। ये जेल से भी लोगों को धमकाता है, जेल से भी फिरौती मांग रहा है और जेल में बैठे बैठे बता रहा है कि पैसा कौन कलेक्ट करेगा और कहां कलेक्ट करेगा। जेल से बैठे बैठे लोगों की हत्याएं करवा रहा है। अगले ही महीने फरवरी में इसने उमेश पाल की हत्या करवाई। तो अब आप सोचिए ये सजा आखिर किस काम की है? ये जेल किस काम की है जो अतीक अहमद को सारी छूट दे रही है? दूसरी बात जो इसमें समझ में आती है वो ये कि वो कह रहा है कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। अब अतीक अहमद के सारे रिश्तेदार तो ये कहते हैं कि अतीक अहमद बार बार ये कह रहा था कि मैं मरने वाला हूं, मैं कभी भी मर सकता हूं। वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा था, हाई कोर्ट से ये कह रहा था, जज से कह रहा था कि मैं मरने वाला हूं, मुझे पुलिस कभी भी मार सकती है। लेकिन अपने इस धमकी भरे मैसेज में तो वो ये कह रहा है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। यानी उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इसके 82 दिन बाद वो वाकई में मर जाएगा। अतीक अहमद की इस व्हाट्सएप चैट को पढ़कर लगता है उसने मोहम्मद मुस्लिम नाम के इस बिल्डर को अपना पैसा दिया हुआ था जिसे वो वापस मांग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह बात भी पता चली कि उस दिन अतीक अहमद ने इस बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिनमें से 80 लाख रुपए इस बिल्डर ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को दे भी दिए थे। अब दो बातें हैं। पुलिस को शक है कि अतीक अहमद ये सारा पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहा था क्योंकि वो उमेश पाल की हत्या करवाना चाहता था और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। दूसरी बात यह कि इस दौरान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी बीएसपी में शामिल होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए कैंपेन कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी और इस चुनाव प्रचार पर भी बहुत पैसा खर्च हो रहा था और यह सारा पैसा अलग अलग लोगों से आ रहा था, जिनमें यह बिल्डर भी शामिल है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है, क्या पैसे के इस लेन देन की वजह से अतीक मारा गया और क्या इस हत्याकांड के पीछे यह बिल्डर या कोई और दूसरा बिल्डर या कोई और दूसरा व्यापारी शामिल हो सकता है? क्योंकि जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद को मारा उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो 5 लाख रुपए की पिस्टल खरीद सके। ये वो 3 लड़के थे जिनकी जेब में 200 रुपए भी नहीं थे। 200 रुपए भी आपकी जेब में नहीं है, आप गरीब परिवार से आते हैं तो आपके पास 5-5 लाख रुपए की विदेशी गन कहां से आई? हो सकता है किसी ऐसे ही व्यापारी ने, किसी ऐसे ही बिल्डर ने इन 3 लड़कों को छोटा छोटा पैसा दिया होगा, 50,000 लाख रुपया, और उनसे अतीक की हत्या करवा दी, इसलिए ताकि वो अतीक के पैसे पर कब्जा कर सकें या फिर अतीक जो उनसे पैसा मांग रहा है उस मामले में अतीक की आवाज को बंद कर सके।
अतीक अहमद की हत्या के पीछे पैसा एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है और उसे इस हो सकता है ऐसे ही किसी बिल्डर ने मरवा दिया हो। हम इस बिल्डर पर सीधे सीधे तो शक नहीं जता सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं कि इस बिल्डर ने ही मरवाया होगा, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि हो सकता है कि ऐसा ही कोई बिल्डर या ऐसा ही कोई व्यापारी जिसके साथ अतीक अहमद का बहुत बड़े पैसे का लेन देन चल रहा हो, उसी ने अतीक अहमद से छुटकारा पाने के लिए इन 3 लड़कों को कुछ छोटा मोटा पैसा दिया होगा और अतीक अहमद की हत्या करवा दी होगी। यह बात संभव है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस बिल्डर को अतीक अहमद पैसा देने के लिए साबरमती जेल से ये व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था, उसी बिल्डर के पीछे असद अहमद भी लगा हुआ था। असद अहमद अतीक अहमद का बेटा। यूपी पुलिस ने 13 अप्रैल को 19 साल के इसी असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन अब हमें असद अहमद के 2 ऑडियो क्लिप्स मिले हैं, जिनमें पहले ऑडियो क्लिप में वो इस बिल्डर को कह रहा है कि उसे उसके बड़े भाई से मिलने के लिए जेल में जाना चाहिए और उसका पैसा देना चाहिए। तो इस बिल्डर की और अतीक अहमद के बेटे की क्या बातचीत हो रही है, एक बार आप वो सुनिए। बातचीत जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है, कैसे ये जो बिल्डर है ये उनके कॉल्स इग्नोर कर रहा है, कॉल्स अवॉइड कर रहा है, उनसे मिलना नहीं चाहता, उनके फोन उठा नहीं रहा है और असद का बेटा उससे बहुत नाराज है। हेलो। भूल गए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे हो पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। बस वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि 12:30 भाई हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। तो एक ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद अहमद इस बिल्डर पर दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि तुम मेरे भाई से मिलने के लिए या तो कचहरी में आ जाओ और या फिर जेल में आ जाओ और वहां पर मेरे भाई से तुम मिलो, ये मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि ये जो बिल्डर है ये बचने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं कचहरी में तो नहीं आ सकता, मैं जेल में तो नहीं आ सकता, हाँ लेकिन जहां कहोगे वहां मिल लेंगे। आप वैसे ही बताइए क्या करना है, जो आप कहेंगे हो जाएगा। जो आप कहेंगे हो जाएगा का मतलब है कि आप जो पैसा मांग रहे हैं मैं दे दूंगा, आप बताइए कितना पैसा चाहिए, कहां पहुंचाना है, मैं पहुंचा दूंगा। अब दूसरा ऑडियो क्लिप सुनिए जिसमें असद इस बिल्डर पर नाराजगी जता रहा है और उसे बता रहा है कि बिल्डर उससे मिलने के लिए, ये असद बिल्डर से मिलने के लिए उसके घर गया था, लेकिन बिल्डर ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। पूरी बातचीत जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्डर असल में असद से मिलना नहीं चाहता और बिल्डर उसके फोन भी नहीं उठा रहा है। बिल्डर किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा है और जो असद है ये बिल्डर के पीछे लगा हुआ है। कभी उसके घर जाता है तो बिल्डर दरवाजा नहीं खोलता, फिर बिल्डर उसके फोन नहीं उठाता और आखिर में असद इस बिल्डर को धमकी दे रहा है
और बाद में ये बिल्डर 80 लाख रुपए असद अहमद को दे भी देता है, जिसे लेकर पुलिस को शक है कि यह सारा पैसा उमेश पाल की हत्या कराने के लिए खर्च हुआ था। अब ये दूसरा ऑडियो क्लिप भी आप सुन लीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असद बोल रहे हाँ हैं? हाँ, नंबर अभी मिला हमको जो है। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं, हम है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ, हम निकले करीब 1 घंटे से, 1.5 घंटे हो गए हमको। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आप क्या बैठे हैं? नहीं, इमरान आए थे और उनका कोई मसला था, तो उसी सिलसिले में उनकी गाड़ी खड़ी है, वो भी किसी के साथ गए हैं, तो हम निकले करीब 1.5 घंटे से। हाँ, तो हम आ जाए आपके पास, मुलाकात हो जाएगी आपसे। अभी थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा है वकील के यहाँ अभी थोड़ा सा कुछ मसला है। हाँ, तो कब आ जाए हम आपके यहाँ? तो अभी हम खाली होकर फोन करते हैं। कहाँ हो तुम अभी? हम तो वापस आ रहे हैं, हम आपके उससे बहुत देर से खड़े थे। नहीं तो हमको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, हम खाली फोन करते हैं, नहीं तो फिर कल रखेंगे। हाँ, देर हो जाएगी तो। कितने बजे? अगर 1-1.5 घंटे में खाली हो जाएंगे तो हम फोन कर देंगे, नहीं तो फिर कल रखा जाएगा, कल संडे है। हम अच्छा जो है वो ये कह रहे थे हम हाँ, कि इमरान साहब अंदर नहीं है, इमरान साहब की गाड़ी सिर्फ खड़ी है बाहर। नहीं, इमरान नहीं अंदर, इमरान नहीं है। अच्छा, वो इमरान तो जो है रोजाना आते हैं, 4-4 घंटा बैठते हैं। नहीं, आज उनकी गाड़ी खड़ी है, कोई काम से आए तो फिर निकल गए किसी के साथ। वही तो बात है ना कि आपसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत है नहीं, मगर इमरान साहब है तो आप गेट नहीं, इमरान नहीं है भैया, कोई बात माना करो हमारी बात, अगर हम कह रहे हैं तो। हम भी कुछ कह रहे हैं मुस्लिम साहब। अगर इमरान हुई है तो तुमको हम क्या बताएं, जाओ चले जाओ, देख लो हमारा घर खाली है कि नहीं है। हमारे घर पे कभी कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता। वही चौथे फ्लोर पे है ना आपका, ब्लैक करके पूरा दरवाजा है। और हाँ, उसी पे रहते हैं, गली के एकदम एंड पे। हाँ, उसी पे रहते हैं। ये सारी बातचीत सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई अपराध पर बनी वेब सीरीज देख रहे हैं, और जिसमें आप खतरनाक अपराधियों की बातचीत सुन रहे हैं, खतरनाक अपराधियों की डायलॉग बाजी आप सुन रहे हैं। और कल भी मैंने आपको एक नाम सजेस्ट किया था, इस वेब सीरीज का नाम हो सकता है गैंग्स ऑफ इलाहाबाद। आज जब हमारी टीम प्रयागराज में अतीक अहमद से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रही थी, तो इस दौरान अतीक अहमद के उस मॉडल के बारे में हमें पता चला जिसके जरिए वो बड़े बड़े व्यापारियों और बिल्डर से वसूली करता था। तो देखिए वो बिजनेस मॉडल क्या था। इस वसूली को उसने चुनाव टैक्स का नाम दिया हुआ था। व्यापारियों और बिल्डर्स को अतीक अहमद के चुनाव चिन्ह वाली 2 तरह की पर्चियां भेजी जाती थी। इनमें एक गुलाबी रंग की पर्ची होती थी और दूसरी सफेद रंग की पर्ची होती थी। जिस व्यापारी को गुलाबी रंग की पर्ची दी जाती थी, उसे अतीक अहमद को 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच चुनाव के लिए चंदा या टैक्स देना होता था। जिन व्यापारियों को सफेद रंग की पर्ची दी जाती थी, उन व्यापारियों को 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम अतीक अहमद को चुनाव के टैक्स के तौर पर देनी होती थी। अब आपने हमारे देश में इनकम टैक्स सुना होगा, सेल्स टैक्स सुना होगा, जीएसटी सुना होगा, ये सारे आप भी ये सारे टैक्स देते होंगे। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि आज भी इस आजाद भारत में, जहां संविधान है, जहां लोकतंत्र है, जहां पर अदालतें हैं, जहां पर पुलिस है, जहां पर आपकी चुनी हुई सरकारें हैं, वहां पर भी व्यापारियों को, बिल्डर्स को और बाकी लोगों को अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। और यह टैक्स सरकार नहीं वसूलती, ये टैक्स अतीक अहमद जैसे अपराधी और गैंगस्टर्स वसूलते हैं। ये वही टैक्स की पर्चियां हैं, सफेद पर्ची और गुलाबी पर्ची। ये आजाद भारत में हो रहा है, आजादी के 75 साल के बाद भी ये सब हो रहा है। और फिर भी देखिए, ऐसे अपराधियों के पीछे हमारे देश के विपक्ष के नेता आज भी एक सॉलिड दीवार की तरह खड़े हैं। आज भी हमारे देश में विपक्ष के नेता इस अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे हैं, इसे अतीक जी कहकर पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीक के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। उन्हें लगता है कि अतीक के साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से संविधान कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। लेकिन अतीक जो कर रहा था, ये जो टैक्स अतीक वसूल रहा था, तब संविधान कहां था, तब अदालतें कहां थी, पुलिस कहां थी, तब लोकतंत्र कहां था, और तब ये सारे नेता कहां थे? इन्होंने तो एक बार भी विरोध नहीं किया कि अतीक अहमद इस तरह की वसूली आजाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, संविधान वाले भारत में कैसे कर सकता है।
ऐसे टैक्स का तो हमारे संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसे टैक्स का तो हमारे कानून की किताबों में कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर कोई आदमी इस तरह टैक्स कैसे वसूल कर सकता है? यह पूछा तब किसी ने, एक व्यक्ति ने नहीं पूछा। और यह पैसा जिस बैंक खाते में जमा कराया जाता था वो अकाउंट भी अतीक अहमद के नाम से था। यानी अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया था कि उसने कई लोगों के साथ, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो जेल से भी ये सारी चीजें आसानी से कर रहा था, जिससे पता चलता है कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों के लिए जेल कोई सजा नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधियों को तो जेल ज्यादा सूट करती है, जेल में तो उन्हें ज्यादा मजा आता है। और ऐसे अपराधियों के लिए जेल की सजा बाकी देश के लिए एक गलतफहमी है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारे देश में बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इन अपराधियों को अदालत से सजा दिलवाओ और इन्हें जेल में बंद करा दो और हो गया न्याय। आपको यहां न्याय होता दिख रहा है क्या? आपको इस व्हाट्सएप चैट में न्याय होता दिख रहा है? आप कहेंगे कि यह न्याय हुआ है? आप कहेंगे कि अतीक को जेल में डाल दिया, यह न्याय हुआ है? वो तो जेल में भी वही कर रहा है। और आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि अतीक अहमद के पास साबरमती जेल में यह मोबाइल फोन आखिर कहां से आया, कैसे जुगाड़ किया उसने। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी वैसा ही एनकाउंटर हो सकता है? क्योंकि अब यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें शाइस्ता परवीन के पीछे लग गई हैं और उसे ढूंढने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत आज प्रयागराज के 3 गांवों में छापेमारी की गई। और इनमें से एक गांव वो है जहां शाइस्ता परवीन का परिवार रहता है और अब वो लोग भी अपने घर से, इस गांव से फरार हो चुके हैं। यानी शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस से भाग रही है, छिप रही है। और यूपी पुलिस की एसटीएफ अब उन सब ठिकानों पर रेड कर रही है जहां शाइस्ता परवीन के छिपे होने का शक है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकिया इलाके में, उस घर में जो शाइस्ता परवीन का घर है, उसका मायका पक्ष है। यहां से कुछ कदम दूर पे अतीक अहमद का घर है। और यहां पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये गेट है, घर है शाइस्ता परवीन का, उसका मायका पक्ष। और यहां से जितने लोग रहने वाले थे, बड़ा परिवार रहता था, एक भी शख्स नहीं है, सब के सब फरार हैं या कहीं छोड़कर चले गए हैं इतनी जल्दबाजी में कि ना घर पे ताला लगा के गए हैं और ना ही कुछ भी सामान लेके गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री करते हुए ये तलवार यहां पे पड़ी हुई है, इसी घर की है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आने पाइए। इनकी ऑफिस की जगह है जहां पर यहाँ वो बैठा करते थे, उनके पिता बैठा करते थे। मैं दिखाऊं यहाँ पे तो कुछ झंडे भी है बसपा के, क्योंकि उनकी पार्टी के हैं, कार्यालय है, तो यहाँ पर ये झंडे भी इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अंदर अगर चलेंगे, बरामदे की बात करी जाए तो यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऊपर भी एक इनका पोर्शन है जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर भी लोग इतनी जल्दीबाजी में गए कि ना किसी गेट पर ताला लगाया। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कई महंगे सूट और साड़ी ये सब भी नजर आ रही है, खचाखच भरी हुई है अलमारी। कुछ कपड़ों के तो टैग तक नहीं लिखे हटे हैं। आप देख सकते हैं कि नई कंडीशन में है और इतना समय नहीं मिला परिवार वालों को, जो खौफ सता रहा था शायद हत्याकांड के पहले या बाद, शाइस्ता परवीन के फरार होने के बाद, कि वो जैसे की तैसी स्थिति में इसको छोड़ के भाग गए हैं। ये स्थिति है इनके आंगन की। मैं आप अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल है इस बेडरूम का। आप देखेंगे यहाँ पे शर्टें टंगी हुई हैं बकायदा, जूते आप देख सकते हैं, जो अलमारी में सामान है वो खचाखच भरा हुआ है। अंदर आप देखेंगे अलमारियां खुली हुई हैं, कीमती सामान, कीमती कपड़े, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ पर बिस्तर तक लगा हुआ है और साथ में साथ रजाई जो है वो तक लगी है। कुछ इसका मतलब सजेस्ट करता है चीजें कि बिल्कुल समय नहीं मिला परिवार को। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किचन का जो सामान है स्टोर करने का, बड़े बड़े यहाँ पे बर्तन देख रहे हैं, ये जैसे कि तैसे हैं, डब्बे लगे हुए हैं, कई उसमें राशन तक भरा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार जो ड्राइंग रूम है उसका नजारा। यहाँ आप देखेंगे तो अलमारियां हैं, ये सब खुली हुई हैं यहाँ पे बकायदा। जो सामान है अंदर का अंदर ही है, कुछ कागजात भी पड़े हुए हैं, कुछ किताबें हैं वो जैसे कि तैसे हैं। सोफे की अगर आप हालत देखो, यहाँ पे जो गद्दियां हैं वो बिखरी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें शाइस्ता परवीन ने लिखा कि इस हत्याकांड से उसका और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है और इसमें उसने अपने पति की हत्या का शक जताया। उसने कहा कि अतीक अहमद की हत्या कराई जा सकती है। यानी शाइस्ता परवीन भी जानती थी कि अतीक अहमद की हत्या हो सकती है और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद को मारा है
वो सिर्फ मोहरे हैं, मास्टरमाइंड कोई और है। वो पत्र जो शाइस्ता परवीन ने लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब वो इसमें लिख रही है कि मुकदमे में रिमांड के बहाने मेरे पति श्री अतीक अहमद और मेरे देवर अशरफ को अहमदाबाद जेल और बरेली जेल से बुलवाकर रास्ते में हत्या करवाने की साजिश है, ऐसा वो यहां पर लिख रही है। लेकिन जब अतीक अहमद जनवरी में अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजता है उस बिल्डर को, तो कहता है मैं बिल्कुल फिट हूं और अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी तो मैं बहुत दिन जीऊंगा, इसलिए मुझसे डर के रहो। अब हम आपको उस पिस्टल की कहानी बताते हैं जिससे अतीक अहमद की हत्या की गई। इस पिस्टल को जिगाना पिस्टल कहते हैं, जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है और भारत में यह पिस्टल रखना गैर कानूनी है। पूरी दुनिया में यह पिस्टल बड़े बड़े अपराधियों, ड्रग कार्टेल, आतंकवादियों और बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फेवरेट गन मानी जाती है। उनके बीच में यह गन बड़ी लोकप्रिय है और भारत में यह पिस्टल तस्करी करके बाहर से लाई जाती है। यह पिस्टल टर्की की है, टर्की में बनती है, जहां से पहले इसे पाकिस्तान भेजा जाता है। बाद में पाकिस्तान से यह पिस्टल पंजाब के रास्ते भारत में तस्करी करके लाई जाती है और इसकी कीमत 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक कुछ भी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पिस्टल की तस्करी के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है और ISI भारत के कई अपराधियों को यह पिस्टल पहुंचा चुकी है। इस पिस्टल की खतरनाक बात यह है कि इसमें एक बार में 15 गोलियां लोड हो सकती हैं और इसमें डबल स्टैक मैगजीन्स हैं और यह पिस्टल लगातार कई राउंड फायरिंग करने पर भी गर्म नहीं होती और बड़े हत्याकांड जब होते हैं उसमें यह बड़ी काम की साबित होती है। अब आप ये देखिए कि जिन 18, 22 और 23 साल के मामूली से लड़कों ने इस पिस्टल से अतीक अहमद की हत्या की और उनकी जेब में 200 रुपए भी नहीं होते थे, तीनों लड़के बहुत गरीब परिवार के थे, तो उनके पास ये महंगी पिस्टल कहां से आई होगी? ये वो पिस्टल है जो सिर्फ बड़े बड़े अपराधी अपने पास रखते हैं। वो अपराधी रखते हैं जिनके बड़े बड़े एजेंसियों से या खतरनाक एजेंसी से उनके संबंध होते हैं, जैसे ISI। इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं कि ये 3 लड़के जो थे, ये अपने आप में इनकी हैसियत नहीं थी कि ये इस तरह की पिस्तौल ला सकें, खरीद सकें या उसे किसी से ले सकें। इन्हें ये पिस्टल किसी ने दी होगी और इस मंशा से दी होगी कि ये ऐसी पिस्टल है जिसमें लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी और अगर इन्होंने अपना कोई निशाना मिस भी कर दिया तो इतनी सारी गोलियां जब चलेंगी, 50, 60, 70 गोलियां जब चलेंगी तीनों पिस्टल से मिलकर, तो कोई ना कोई गोली तो इन दोनों को लगेगी ही। और आपने भी देखा होगा धड़ाधड़ लगातार पिस्टल से गोलियां चली है और इस पिस्टल को इसलिए रखा गया क्योंकि इससे बचने का कोई चांस था ही नहीं। अब आप हमारे देश की उस राजनीति को देखिए जो इस पिस्टल से भी ज्यादा खतरनाक है। आज अतीक अहमद की हत्या ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है और तमाम विपक्षी नेता अतीक अहमद की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सोचिए, इन विपक्षी दलों की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नेता अतीक को अतीक जी कहते हैं और इन नेताओं को अतीक अहमद की हत्या दिन रात परेशान कर रही है, जबकि उमेश पाल की हत्या पर कभी भी इन नेताओं ने ऐसे आंसू नहीं बहाए जैसा ये अब बात कर रहे हैं। तो देश को जो बात याद रखनी है आगे चलकर भी, वो ये है कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो हमारे देश के तमाम विपक्षी दल और बड़े बड़े नेता अतीक अहमद के साथ खड़े थे। उन्हें अतीक अहमद में अपराधी दिखाई नहीं दिया, गैंगस्टर, माफिया दिखाई नहीं दिया। वो अतीक अहमद के अत्याचारों को सहने वाले आम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, उन परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए जिन परिवारों के सदस्यों की, लोगों की अतीक अहमद ने हत्या करवाई। उन माओं के साथ, उन पत्नियों के साथ खड़े नहीं हुए जिनके लोग, जिनके बेटे और जिनके पति अतीक अहमद ने मार डाले। ये सारे नेता अतीक अहमद की हमदर्दी में खड़े हुए थे। ये बात देश को याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ऐसे 61 कुख्यात अपराधियों की एक सूची तैयार की है जो अब पुलिस की रडार पर है और सरकार ने इन अपराधियों की 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने का लक्ष्य बनाया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि अब राज्य में माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी।
और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। अब आपने देखा होगा हमारे देश में और दुनिया में भी हर शब्द की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को किस तरफ से देखते हैं। जैसे एक शब्द है न्याय। न्याय को आप कैसे देखते हैं? अतीक अहमद की हत्या हो गई, बहुत सारे लोग कहते हैं अब हमारे साथ अब न्याय हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय है। न्याय तो वो होता जब अदालत अतीक अहमद को सजा देती और उसे जेल में डाल देती, वो न्याय है। लेकिन जिन परिवारों को अतीक अहमद ने उजाड़ दिया, वो कहते हैं कि जो अतीक के साथ हुआ और उसके परिवार के साथ हुआ, यही असली न्याय है। अब आप किसे असली न्याय मानेंगे? ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? बेरोजगारी क्यों होती है? उसकी जड़ में क्या समस्या है? ये भी हमारे देश में दो अलग अलग इस पर विचारधाराएं हैं। बेरोजगारी क्यों होती है, आज उसका एक और पहलू हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और ये वो पहलू है जिससे आप समझ पाएंगे कि बेरोजगारी की समस्या की जड़ में क्या है। तो आज हम आपको जड़ में लेकर चलेंगे। ये नारे वाली बेरोजगारी नहीं है, ये नेताओं के भाषण में बार बार जिसका जिक्र होता है वो बेरोजगारी नहीं है। ये बेरोजगारी का एक साइंटिफिक लॉजिक है। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी परिवार हमें देख रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई युवा हैं, वो भी ये विश्लेषण जरूर देखें, और नहीं देख पा रहे हैं तो आप बाद में इसे जरूर शेयर कीजिए। अब हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, खासतौर पर युवा, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। वो परेशान होते होंगे और वो सोचते होंगे कि चारों तरफ बेरोजगारी है, और आप सब फिर अपने आप को बेरोजगार मानने लगते हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत में डिग्री लेने वाले 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है, यानी नौकरी करने के लिए जो हुनर चाहिए वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इस साल की रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट वी बॉक्स नाम की एक कंपनी ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले भारत के 3,75,000 छात्रों का एक टेस्ट लिया गया। तो 4.25 लाख छात्रों का टेस्ट लिया गया, और इस टेस्ट के जो नतीजे आए उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट थोड़ी कड़वी है, लेकिन इस कड़वी गोली को निगलने से पहले इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस रिपोर्ट में लिखी है। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है, उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनमें 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, और ITI से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है B Pharma, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती, और इससे फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, लेकिन अभी कोई भी इसकी जड़ में नहीं जाता। तो जब हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उन्हें लगातार निराशा होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और फिर यही युवा बाहर निकलकर हिंसक हो जाता है, या फिर
डिप्रेशन में चला जाता है। उसे अपने आसपास कुछ अच्छा नहीं लगता, परिवार अच्छा नहीं लगता, आसपास का माहौल अच्छा नहीं लगता, और लगे भी कैसे जब नौकरी नहीं है। घर में बैठे हुए युवा को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है, लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है और काबिल नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां ही, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अभी आपने देखा एप्पल के फोन हमारे देश में आईफोन बनने लगे हैं, एप्पल ने अभी अपना स्टोर खोला है। इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। इन्हें अच्छे स्किल्ड लोगों की तलाश है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे छात्र हैं, क्या हमारे देश में ऐसे युवा हैं जिन्हें एप्पल में नौकरी मिल सके, जिन्हें किसी और टेक्नोलॉजी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी नौकरी मिल सके? ऐसे कितने युवा हैं? असल में यह समस्या बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि समस्या इस बात को लेकर है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जिस छात्र ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और डिग्री ले ली है, अगर वो सिविल इंजीनियर होते हुए भी ये नहीं जानता कि किसी बढ़िया सड़क का निर्माण कैसे होना है, कोई बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, तो उस युवा को आप बेरोजगार कहेंगे या उसे रोजगार के लिए अयोग्य मानेंगे? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में शिक्षित महिलाएं रोजगार के लिए ज्यादा योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को नौकरियां नहीं मिलती। ज्यादा योग्यता के बावजूद वर्ष 2022 में जहां सिर्फ 47% पुरुष ही नौकरी के लिए योग्य थे, दूसरी तरफ लगभग 54% महिलाएं नौकरी के लिए योग्य और स्किल्ड थी, लेकिन इसके बावजूद फिर भी नौकरियां महिलाओं को कम मिली और पुरुषों को ज्यादा मिली। इस रिपोर्ट में यूनिसेफ के एक लेख का जिक्र किया गया है जो कहता है कि भारत की लेबर मार्केट में, भारत के श्रम बाजार में काम करने वाले 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, और इसी में यह भी लिखा है कि वर्ष 2030 तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे कम से कम। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा युवाओं के पास ना तो बेसिक स्किल्स होंगे और भविष्य में ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। यानी अब तक भारत के लिए यह कहा जाता था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन आज से कुछ वर्षों के बाद हो सकता है कि यह कहा जाए भारत उन युवाओं का देश है जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन कौशल या हुनर उनके पास नहीं है। हालांकि यहां दोष युवाओं का नहीं है, इसलिए हम अपने देश के युवाओं से यह कहना चाहते हैं, यह दोष अपने ऊपर मत ओढ़िए। यह दोष आपका नहीं है, दोष युवाओं का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के युवाओं को अगर मौका मिले, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, अच्छे कॉलेज में शिक्षा मिले, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश का युवा ऐसा है जिसने दुनिया में भारत का नाम किया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनमें हमारे देश के युवा शीर्ष पर बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आज भारतीय हैं। लेकिन असली दोष है हमारी शिक्षा व्यवस्था का और उन प्राइवेट कॉलेजेस का जो छात्रों को डिग्री बेच तो देते हैं लेकिन नौकरी के योग्य नहीं बनाते। ये हमारे देश में शिक्षा की दुकानें बन गए हैं और इनमें शिक्षा की दुकानदारी होती है। भारत में अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। जो लोग, जो बच्चे, छात्र इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा जाते हैं, उनका जीवन तो बन जाता है, उन्हें नौकरी भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए भारत में सिर्फ 23 IIT हैं, जिनमें सिर्फ 16,500 सीटें हैं। इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में सिर्फ 16,000 सीटें हैं IIT में। बाकी के बच्चे कहां जाएंगे? अब समस्या यह है कि जिन छात्रों को IIT में एडमिशन नहीं मिलता, वो इंजीनियरिंग करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में चले जाते हैं और इन प्राइवेट कॉलेजों से उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिलती है, लेकिन इस डिग्री के अलावा इन युवाओं के पास कोई कौशल और हुनर नहीं होता। और जब ये युवा रोजगार के लिए अयोग्य होते हैं तो फिर इन्हें बाजार में नौकरी नहीं मिलती और ये बेरोजगार बन जाते हैं। और इस दौरान कोई ये नहीं कहता कि ये तमाम युवा अयोग्य होने की वजह से घर बैठे हैं या बेरोजगार है, बल्कि इसकी जगह यह कहा जाता है कि इन युवाओं की बेरोजगारी का कारण सरकार है और फिर इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रंग में रंग दिया जाता है और हमारे देश के नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो इन युवाओं का इस्तेमाल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, और उन्हें लगता है कि जब वो इस तरह के मुद्दे या भाषण देंगे तो युवा उन्हें वोट दे देंगे। और फिर जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर वो भी वही करते हैं जो पहले से होता आ रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी जड़ में वो प्राइवेट कॉलेज हैं
जो हमारे देश के युवाओं से लाखों रुपए फीस लेकर या कई मामलों में तो करोड़ों रुपए फीस लेकर उन्हें डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन इन युवाओं को ऐसे कॉलेजों में वो शिक्षा नहीं मिलती जो इन्हें नौकरी के लिए योग्य बना सके। और इसके भी 3 कारण हैं। पहला, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में नियमित क्लासेस होती ही नहीं। यहां पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर्स बहुत क्वालिफाइड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में उन टीचर्स को नौकरी पर रखा जाता है जो भले ही खुद अनस्किल्ड हों लेकिन वो तनख्वाह कम लेते हों। और तीसरी वजह है हमारे देश की आबादी। आज हमारे देश के प्राइवेट कॉलेजों में भले ही कोई पढ़ाई ना होती हो, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन कॉलेजों में इसके बावजूद दाखिला लेने वालों की लंबी लाइन लग जाती है, इनकी भी सारी सीटें भर जाती हैं और ये सारे कॉलेज अपनी सीट सिर्फ बेचते हैं और इनके लिए ये एक बिजनेस मॉडल है। खर्चा कम करना है, कमाई ज्यादा करनी है। भारत में कुल 43,796 कॉलेज हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों की संख्या सिर्फ 9,372 है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस हमारे देश में 28,467 के आसपास है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के लिए छात्र उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट होते हैं, जिन्हें वो 100% प्लेसमेंट का वादा करके अपने यहां दाखिला दिलाते हैं। सच्चाई है कि इनमें से बहुत सारे छात्रों को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो नौकरी के लिए योग्य नहीं होते और उनसे वादा कर दिया जाता है कि प्लेसमेंट 100% होगी। इसके अलावा इस खबर का एक सामाजिक पहलू भी है, वो ये कि जिन छात्रों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, वो इसके बाद और डिग्रियां लेने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें यह लगता है कि जितनी ज्यादा डिग्रियां उनके पास होंगी, जितना आगे तक पढ़ते चले जाएंगे, उतना ज्यादा उनके समाज में नाम होगा और शायद ज्यादा डिग्रियां उन्हें शायद आगे चल के नौकरियां दिला दें। लेकिन कड़वा सच है कि डिग्रियों से नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश में ग्रेजुएशन किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, यहां तक कि पीएचडी किए हुए लोग भी अक्सर सरकारी विभागों में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन दे देते हैं। और नौकरी जो है डिग्री से नहीं बल्कि मिलती है हुनर से और कौशल से। हमारे देश के युवाओं की यही सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं। हालांकि यहां हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि बेरोजगारी को लेकर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, जैसे भी कराना है कराए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कराए चाहे सरकारी सेक्टर में कराए। और अगर बहुत सारे युवा नौकरियों के लिए योग्य नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि वो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकती है, बेहतर कॉलेज, बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकती है। और हमें यह भी आज कहना है कि सारे प्राइवेट कॉलेज भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे देश में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे भी हैं और अपने देश के युवाओं से कहना चाहेंगे कि वो जब किसी प्राइवेट कॉलेज में ये देखकर एडमिशन लेते हैं कि वहां 100% प्लेसमेंट है और बाद में उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वो इसके लिए योग्य नहीं होते, तो उन्हें अपने कॉलेज से ये पूछना चाहिए कि जब उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं तो उन्हें छात्रों से ली गई फीस लौटा देनी चाहिए। यानी कॉलेजों से भी सवाल जरूर पूछना चाहिए। भारत में एप्पल के पहले रिटेल स्टोर के बारे में बताएंगे जो आज ही शुरू हुआ है। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मुंबई में अपने पहले रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है। इस दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक आज खुद वहां पर मौजूद थे। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी एप्पल के एक रिटेल स्टोर का उद्घाटन होगा और इस दौरान टिम कुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। एप्पल भारत में 25 सालों से है। वर्ष 2017 से भारत में आईफोन असेंबल किए जा रहे हैं और अब एप्पल अपने रिटेल स्टोर के जरिए भारत के बाजार में तेजी से जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एप्पल को भारत में पहला स्टोर खोलने में 25 साल क्यों लगे? इसका कारण यह है कि एप्पल कंपनी अपने आईफोन का निर्माण भारत में नहीं करती थी और पहले इन फोन्स को असेंबल भी दूसरे देशों में किया जाता था। लेकिन अब एप्पल ने भारत में यह काम शुरू किया है, इसलिए अब भारत में उसका पहला रिटेल स्टोर आया है और अब एप्पल मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर अपने प्रोडक्ट बनाकर दुनिया में बेचेगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि इससे पहले चीन एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का हब था। सारे फोन ज्यादातर चीन में बनते थे, लेकिन अब एप्पल चीन को छोड़कर भारत आ रहा है। एप्पल भारत में बड़े स्तर पर आईफोन बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी भारत में एप्पल के 3 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं और ये सभी भारत में अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और एप्पल के कुल आईफोन असेंबली ऑपरेशंस का 12 से 18% अब भारत में शिफ्ट हो रहा है। अभी दुनिया के कुल आईफोन्स के 7% भारत में बनते हैं। एप्पल की तैयारी है कि वर्ष 2025 तक 25% आईफोन भारत में बनने लगे। ये तैयारी एक दिन की नहीं है, 2016 से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अब इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है।
और अब आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं जो मुंबई में आईफोन का स्टोर खुला है। लेकिन जो बड़ा शिफ्ट है जो आज आपको समझना है वो ये है कि इससे पहले हमारे देश के जो युवा हैं ये दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में नौकरी करने के लिए विदेश जाया करते थे, सिलिकॉन वैली जाया करते थे। लेकिन अब दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे एप्पल है, ये लोग भारत में आकर अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, भारत में अपने स्टोर्स खोल रहे हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जब ये कंपनी भारत में आ जाएगी तो दुनिया की और जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी एप्पल को फॉलो करके अब भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, अपने स्टोर्स बनाएंगे। और ये भारत के युवाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए एक बहुत शानदार अवसर है। तो इसके अवसर के दो फायदे हैं। एक, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, भारत दुनिया के एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी हब के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और इस मामले में कम से कम हमने चीन को आज पीछे छोड़ दिया है। जहां तक बात रही एप्पल जैसी कंपनियों की, ये कंपनियां किसी की दोस्त नहीं है, ना ये चीन की दोस्त है ना भारत की दोस्त है। इन्हें वहां जाना है जहां इन्हें फायदा दिखाई देता है और एप्पल यहां इसलिए आया है क्योंकि एप्पल को यहां फायदा दिखता है। भारत में इस समय जो बिजनेस का और मैन्युफैक्चरिंग का माहौल है वो बहुत अच्छा है। एप्पल को पैसा बनाना है, अपना मुनाफा आगे और ज्यादा करना है और इस समय एप्पल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसलिए एप्पल को भारत से ज्यादा कोई और देश इस समय सूट नहीं करता। और आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर वो आपके व्यवहार में ना दिखाई दे।